हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, चैप्टर फर्स्ट का। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इट सेज दैट सर्टेन आइटम्स are included in the term income. The summary of important rule which give the meaning of income as below. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 24 है उसमें इनकम की परफेक्ट डेफिनेशन जो है दे रखी है। और इनकम क्या है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, किसी भी वे में अर्न कर रहे हैं, चाहे आप लीगली अर्न कर रहे हैं, इलीगल से अर्न कर रहे हैं, या आपको कोई अगर लॉटरी भी रिसीव हो रही है, वो भी एक आपका इनकम का पार्ट होता है, जो कि बाद में उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अब सबको पता है कि अगर कोई किसी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो क्या होगी, या तो अगर वो बिजनेस चला रहा है उसके ऊपर जो उसको पैसा रिसीव हो रहा है वो उसकी इनकम है, और जो अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, उसके ऊपर उसको जो सैलरी या वेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो उसकी इनकम है। अगर मान लीजिए कि जैसे केबीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, अगर किसी ने विन किया है तो वो भी उसकी एक इनकम है। उस इनकम पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो एक इनकम ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर आपको जो टैक्स पे करना होता है, जैसे लॉटरीज वगैरह हो गई, इस तरह की इनकम पर 30% टैक्स पे करना होता है। अब जो टोटल इनकम होती है किसी भी पर्सन की, उसके ऊपर ही वो टैक्स को पे करता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए। सो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेट एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका कौन सा डेफिनेट या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है तो उसको क्या रिसीव हो रही है, सैलरी रिसीव हो रही है, वो उसका एक रेगुलर सोर्स है। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसमें उसको पैसा रिसीव हो रहा है, उसको उसमें प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है, उसका एक रेगुलर सोर्स है इनकम का। लीगल और इलीगल, अगर आपने इनकम जो है लीगल वे में रिसीव की है या इलीगल वे से आप अर्न कर रहे हैं, तो वो भी टैक्सेबल होगी, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, उससे उस इंस्टीट्यूशन को इनकम तो रिसीव हुई और इनकम बहुत ज़्यादा हो गई एक्सपेंडिचर से, लेकिन वो एक तरीके से इनकम का सोर्स नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन के वे में उनके मेंबर्स ही दे रहे हैं, कोई बाहर आउटसाइड पर्सन नहीं दे रहा। तो ये भी ज़रूरी है कि इनकम अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो किसी आउटसाइडर से रिसीव होनी चाहिए। उसके बाद टेम्परेरी और परमानेंट इनकम किसी भी तरह से हो सकती है, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम टेम्परेरी आपको मिल रही है या परमानेंट मिल रही है। जैसे जो वेजेस हैं आपको टेम्परेरी मिल रहे हैं, परमानेंट क्या, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सैलरी आपको हर महीने मिलेगी, तो ये परमानेंट इनकम हो गई। लेकिन इससे इसका कोई मैटर नहीं है, आपको जो अगर आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो आपको वो पे करना पड़ेगा। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो करी है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, उसको भी इनकम की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। फिर है मेयरली रिलीफ और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। किसी भी तरह का रिलीफ या रीइंबर्समेंट जो है वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है कि अगर जैसे जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती हैं, कि वहाँ जाकर या तो वो किसी काम से जा रहे होते हैं या उनको एक तरीके से हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह के अगर कोई एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती है और उस एक्सपेंसेस को जो वो लेते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या हो गई, एक तरीके से इनकम हो गई, लेकिन उसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट नहीं किया जाएगा। रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मदा, गौशाला एसेट्रा इज नॉट इनकम। अगर इनसे भी कोई रिसिप्ट हुई है तो वो इनकम में नहीं आएगी। पिन मनी नॉट ट्रीटेड एज इनकम, कोई पिन मनी है उसको भी अगर हम ले रहे हैं तो वो भी एक तरीके से इनकम में ट्रीट नहीं की जानी चाहिए। अब पिन मनी क्या है, अगर मान लीजिए कोई वाइफ है, वो थोड़ा बहुत स्मॉल सेविंग्स कर रही हैं अपने हस्बैंड से लेकर, तो वो भी उनकी एक तरीके से वो जो इनकम है, वो हस्बैंड तो उस इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से सेविंग्स है, तो उस पर इनकम पर जो चार्ज है यानी जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा।
उसके बाद है डिस्प्यूटेड इनकम, टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ इनकम। अभी डिस्प्यूटेड इनकम क्या है? ये वो इनकम होती है जिसका आप टाइटल पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसका टैक्स जो है आपको भरना पड़ेगा और इसको भी हम इनकम के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करते हैं। अब आता है इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अब इनकम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहला आता है प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में, जैसे बिजनेस कर रहे हैं उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो इनकम में इंक्लूड होगा। डिविडेंड रिसीव कर रहा है कोई भी पर्सन, वो भी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय आवर चैरिटेबल, रिलीजियस ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, इस तरह का अगर कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप लोगों ने रिसीव किया है, किसी बड़े बड़े एनजीओस में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं वो लोग, एनजीओस क्या है उनको रिसीव करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी एक तरीके से रिसीव करती हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी जो आपकी फ़ीस जाती हैं उस पर भी, वो भी एक इनकम है। हॉस्पिटल का जो भी आप खर्चा पे कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल रिसीव कर रहा है वो भी क्या है, एक इनकम है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। जबकि ये क्या है, एक सोशल पर्पसेस से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता है उसको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर उस इनकम पर इनको टैक्स भी पे करना होता है। वैल्यू ऑफ प्री रिक्विसाइट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द सेक्शन 17 एंड स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेसिफिकली ग्रांटेड either to meet personal expenses or for performance of duties of an office or an employment of profit। जो भी प्रॉफिट्स ले रहे हैं, जो सैलरीज आप रिसीव कर रहे हैं उस पर भी आपको इनकम पे करनी पड़ेगी, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इनकम में इंक्लूड होगा। और जो स्पेशल अलाउंसेस या बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के जो पर्सनस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिए जा रहे हैं, उनको उसमें भी जो है वो इनकम का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर ने अपना घर दे दिया, या उसके पास एक ऐसा वो था कि घर का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है या एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो इस तरह से भी क्या है, ये एक इनकम है जो कि एम्प्लॉय जो है गेन कर रहा है। तो इस तरह के भी एक्सपेंसेस या इस तरह की जो हमारे रिसीव्ड होती हैं इनको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, सेल ऑफ लाइसेंसेस। अगर एक्सपोर्ट में कुछ हमें इंसेंटिव प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं या एक्सपोर्ट्स की जो टैक्स लगाया जाता है या किसी भी तरह का कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट है, तो इस तरह के अगर सपोर्ट गिवन है, आपको रिसीव हुए हैं, तो वो भी इनकम के पार्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर ने अर्न किए हैं उस फर्म से, तो वो भी इनकम मानी जाएगी। मैं एक फर्म का पार्टनर थी, मेरे को जो है एवरी टाइम कमीशन भी रिसीव हो रहा था और इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा था, तो ये क्या है, एक तरीके से मेरे लिए रेम्यूनरेशन है। सो ये जो मेरे लिए इनकम है, ये इनकम पर मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 45, किसी भी तरह का कैपिटल गेन हुआ हो वो अंडर सेक्शन 45 के अंडर इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैरिड ऑन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर्स, कि बिजनेस जो है बैंकिंग का, उसमें जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो उनके मेंबर्स होते हैं, तो उनमें भी अगर उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई गेन हो रहा है तो वो भी इनकम के पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। लेकिन फिर भी जैसे हमने हॉस्पिटल्स के लिए जो भी उनका मेन एम होता है कि सोशल वेलफेयर करें, उनकी भी अगर हमने इनकम को इंक्लूड किया है, तो इस तरह से जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनकी भी जो इनकम्स होती हैं या उनका जो प्रॉफिट होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, अगर आपने कोई लॉटरीज से पैसा जीता है, क्रॉस वर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह से अदर गेम्स, या कोई गैम्बलिंग से जीता है, कोई बैट लगाई थी आपने, उससे आपको पैसा रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव हुई है, किसी भी तरह का नेचर हो, आपने कुछ जीता है इनकम के सोर्स से, तो वो इनकम मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है डीम्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अंडर सेक्शन 41 और 59 के अंडर आ रही है, तो वो भी इनकम का पार्ट है, उसको भी आप इनकम मानेंगे और उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
Sums received by an assessee from his employees towards welfare fund contributions such as provident fund, superannuation fund. ये जो फंड्स होते हैं, जैसे इम्प्लॉयज़ रिसीव करता है, पीएफ रिसीव करता है और बहुत सारे बेनिफिट्स रिसीव करता है अपने एम्प्लॉयर से, तो इस तरह के अगर फंड्स वो रिसीव कर रहा है तो वो भी इनकम का पार्ट होंगे और उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा उस इनकम पर. उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड अंडर केमन्स इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस देयर ऑन. अगर केमन्स की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा. अब केमन्स पॉलिसी क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका मतलब है मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ एन अदर पर्सन हु इज़ और वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट पर्सन कनेक्टेड इन एनी मैनर विद द बिजनेस. वो या तो पहले ही एम्प्लॉय रह चुका है या पहला एम्प्लॉय है इस तरह से, और या फिर किसी बिजनेस से कनेक्ट है, किसी भी मैनर से, किसी भी तरह से बिजनेस से कनेक्ट है, तो उसको अगर कुछ इनकम रिसीव्ड हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसी में तो उसको भी इनकम का पार्ट मान लेंगे और उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा. ये सारी वो आइटम्स थी जिनको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं और इस पर टैक्स पे करना पड़ता है. आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.